तो चलो शुरू करते हैं। आज 19 अक्टूबर का जो न्यूज़पेपर एनालिसिस है और देखते हैं क्या खास है आज के न्यूज़पेपर में। तो एक्सप्लेन सेक्शन अगर हम देखते हैं तो उसमें हमको अक्टूबर जो है वो इतना रेनी क्यों है ये यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे मैं आपको मैप के थ्रू बताऊंगा कि नॉर्मली कैसे जो रेनफॉल है वो देखने को मिलता है और क्यों अक्टूबर में इतना ज्यादा रेन जो है वो हमें केरला साइड में ज्यादातर देखने को मिल रहा है। देन उसके बाद यहाँ पर अगर हम बात करते हैं आर्टिक मेल्ट की, जो आर्कटिक है वहां पर हमें मेल्टिंग देखने को मिल रही है स्नो की, उसकी वजह से जो पोलर बियर है वो वैनिश हो सकते हैं 2100 तक, ऐसा बोला जा रहा है। देन उसके बाद चाइना की जो जीडीपी है वो यहाँ पर स्लाइड हो रही है, स्लाइड हो गई है, और उसके कॉजेस और इम्प्लीकेशन जो इंडिया पर वो क्या हो सकते हैं ये यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और एक प्रीलिम्स ओरिएंटेड एक जो क्वेश्चन है वो ये वाले एडिटोरियल से एक निकल सकता है। देन उसके बाद अगर हम एडिटोरियल पेज देखते हैं तो यहाँ पर ये जो आर्टिकल है बिल्कुल भी एग्जाम पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट नहीं है। ये अगर हम देखते हैं बर्डन ऑफ केयर, अगेन यहाँ पर भी कुछ एग्जाम पर्सपेक्टिव से खास नहीं निकलता है। देन उसके बाद अगर हम नेक्स्ट पेज पर जाते हैं तो यहाँ पर लेसन्स फ्रॉम द शॉर्टेज, अगेन यहाँ पर कोल शॉर्टेज जो उसके बारे में बात की जा रही है और इससे क्या हम सीख सकते हैं, क्या होना चाहिए, वो सारी चीजें हमने कल देखी हुई है। और जैसा मैंने आपको बोला कि कोल सेक्टर में मैं एक सेपरेट वीडियो जो है वो लेकर आऊंगा जो आपके लिए पूरी तरीके से 360 डिग्री व्यू आपको दे देगा। देन यहाँ पर कास्ट जो है वो इररिलेवेंट, यहाँ पर कास्ट सेंसस उसके बारे में बात हो रही है जो एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट नहीं है। एंड यहाँ पर न्यू कॉर्ड इन द वेस्ट एशिया। अब देखिए यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये जो चीज है ये एग्जाम ओरिएंटेड कोई खास इसमें से नहीं निकल रहा है कि मेंस में आपको क्वेश्चन पूछा जाए कि ये क्या हो सकता है, इसकी स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। यहाँ पर कॉर्ड के बारे में आपको क्वेश्चन निकल सकता है, कॉर्ड जो है वो सही है या नहीं है, ऐसे आपको क्वेश्चन आ सकते हैं। तो यहाँ पर कॉर्ड के बारे में ऑलरेडी देखा हुआ है, इसलिए यहाँ पर और उसमें जाना और उसे पीएचडी करना, डिप्लोमेसी, मतलब ये ऐसी चीज हो गई कि इंडियन फॉरेन सर्विस आपको ऑप्ट करना है और इंडियन फॉरेन सर्विस के लिए स्पेसिफिकली हम पढ़ रहे हैं, ऐसा हो जाएगा जो एग्जाम में पूछा भी नहीं जाएगा और मतलब भी नहीं बनेगा। तो इंडियन फॉरेन सर्विस आपने लेने के बाद अपने आप ये सारी चीजें जो है आपको समझ ही जाएगी, तो इसलिए ये कोई इंपॉर्टेंट चीज निकलती नहीं है यहाँ से। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर हम बात करते हैं आर्कटिक मेल्ट की। यहाँ पर आर्कटिक जो है वहां पर मेल्टिंग हमें देखने को मिल रही है जिसकी वजह से पोलर बियर जो है 2100 तक यहाँ पर क्या खत्म हो सकते हैं, ऐसी यहाँ पर बात हो रही है। सबसे पहले यहाँ पर वार्म क्लाइमेट हो रहा है ना, क्लाइमेट चेंज हमें देखने को मिल रहा है, काफी सारे फैक्टर्स है उसके लिए, जो इतना ज्यादा पोल्यूशन हो रहा है, जो कार्बन इमिशन हो रहा है, तो उसकी वजह से क्या होता है जो क्लाइमेट है उसकी वार्मिंग हमें देखने को मिल रही है। जो समर सी आइस है वो श्रिंक हो रहा है, जैसे आइस जो होता है हमारे यहाँ पर पेरनियल रिवर्स हमें देखने को मिलती है। पेरनियल रिवर्स मतलब क्या, जो 12 महीने चलती है, वो कौन सी है, हिमालयन रिवर्स हमें देखने को मिलती है। क्यों? क्योंकि जब ठंडकाला होता है, जब विंटर सीजन होता है उस टाइम पे वहां पर आइस जो है वो जम जाता है एंड नीचे जो है वो नदी बह रही है। लेकिन जब समर सीजन होता है, जब बाकी नदियां जो है वो इवेपोरेट हो जाती है, खत्म हो जाती है, लेकिन उस टाइम पर जो आइस है हिमालयन रीजन में, जो आइस है वो मेल्ट होता है और जो रिवर है वो बहती रहती है। तो 12 महीने हमें रिवर्स वहां पर देखने को मिलती है। जो आइस है उसका क्या है कि वो जब समर आता है उस टाइम पे मेल्ट होता है। लेकिन जो आर्कटिक रीजन है, मतलब समझ लो जो पोलर रीजन है, वहां पर ठंड जो है काफी ज्यादा रहती है। ठंड ज्यादा रहने की वजह से क्या होता है वहां पर जो मेल्टिंग है वो भी ऐसा नहीं है कि 100% आइस जो है वो मेल्ट हो जाएगी। नई स्टडी जो है उसने यहाँ पर एक टाइमलाइन जो है वो पुट की है डिजास्टर इसके लिए, कि भाई डिजास्टर जो है बहुत बुरी तरीके का हो सकता है और डिजास्टर ये टाइम तक हमें देखने को मिल सकता है। कार्बन इमिशन अगर कंटिन्यू रहेगा करंट लेवल पर, जो आज के लेवल पर हम कार्बन इमिशन देख रहे हैं, तो समर आइस जो है वो डिसअपियर हो जाएगा 2100 तक। अब आइस यहाँ पर अगर खत्म हो जाएगा तो पोलर बियर या फिर वहां पर जो भी क्रिएचर्स हमें देखने को मिल रहे हैं, वो भली सील हो, वो भली पोलर बियर हो, तो ये कैसे यहाँ पर खत्म हो सकते हैं, ये भी क्वेश्चन जो है वो राइज होना चाहिए। तो यहाँ पर आइस और लाइफ कैसे यहाँ पर चलती है। देखिए विंटर में क्या होता है, मोस्ट ऑफ द आर्कटिक ओशन सरफेस जो है वो फ्रीज रहता है, पूरी तरीके से फ्रीज रहता है। समर में क्या होता है कि आइस मेल्ट होता है, विंड्स और करंट जो है वो यहाँ पर ग्रेटर डिस्टेंस तक जाते हैं। इसकी वजह से क्या होता है, इसकी वजह से जो उसमें ओशन है उसे मिक्सिंग देखने को मिलती है न्यूट्रिएंट्स की, क्योंकि करंट्स के थ्रू यहाँ पर मिक्सिंग जो है वो होती है। अब यहाँ पर जो मिक्सिंग हो रही है तो रिच मराइन इकोसिस्टम जो है वो यहाँ पर देखने को मिलता है। और उसकी वजह से क्या है, जब न्यूट्रिएंट्स आएंगे तो अलगई ब्लूम जो है वो भी यहाँ पर होगा। अलगई ब्लूम क्या है वो हम आगे भी देखेंगे, लेकिन समझ लो एक जैसे शेवार्ड टाइप का होता है, तो उस तरीके से यहाँ पर निर्माण होता है उसका। क्यों? क्योंकि न्यूट्रिएंट जो है काफी ज्यादा हमें देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से अलगई ब्लूम होता है। अब अलगई ब्लूम पे क्या होता है, तो यहाँ पर जो टाइनी एनिमल्स है वो उस पर फीड होते हैं, जो फिश है वो इन पर फीड होती है। तो जब टाइनी एनिमल्स आएंगे तो ही फिश जो है वो हमें जिंदा रहती हुई देखने को मिलेगी।
फिश अगर आती है तो उस पर जो सील्स है वो फीड होते हैं, तो मतलब फिश रहेगी तो सील्स रहेंगे। और सील्स अगर हम देखते हैं तो पोलर बियर जो है वो टॉप चेन पर हमें देखने को मिलता है। मतलब क्या है, पोलर बियर जिंदा रहे इसके लिए, जैसे फूड चेन होती है ना, फूड चेन, कि इस पर ये निर्भर है, उस पर वो निर्भर है, उसको वो खाता है, उसको वो खाता है, उसको वो खाता है, तो इसी तरीके से यहाँ पर चेन हमें देखने को मिल रही है, पोलर बियर, सील, फिश एंड टाइनी एनिमल्स। तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, टाइनी एनिमल्स है उनका निर्माण होना बहुत जरूरी है, तब जाकर बाकी जो चीजें हैं वो उन पर फीड हो सकती है और बाकी जो चीजें हैं वो सर्वाइव हो सकती है। तो यहाँ पर टाइनी एनिमल्स जो अलगाई ब्लूम जो उस पर फीड होते हैं। तो अलगाई ब्लूम कब आएगा, जब यहाँ पर न्यूट्रिएंट रिच, मिनरल्स रिच जो है वो यहाँ पर ओशन हमें देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर फाइंडिंग जो है वो ये बताते हैं, दो सिनारियो यहाँ पर बोलते हैं, एक ऑप्टिमिस्टिक है, एक पेसिमिस्टिक है। ऑप्टिमिस्टिक बोलता है कार्बन इमिशन जो है वो अगर हमने चेक में लेके आ गए, वो अगर हमने कम कर लिया तो उससे क्या बेनिफिट होगा, जो समर आइस है वो यहाँ पर इनडेफिनेटली यहाँ पर क्या रहेगा, परसिस्ट करेगा, वहां पर रहेगा। लेकिन पेसिमिस्टिक अगर हम देखें, इमिशन जो है वो अगर कंटिन्यू रहा, अगर कार्बन इमिशन हम करते रहेंगे, समर आइस जो है वो डिसअपियर हो जाएगा इस सेंचुरी के एंड तक। और अगर ये डिसअपियर हो जाएगा तो अपने आप जो पोलर बियर्स है, जो फूड चेन है, वो भी यहाँ पर खत्म हो जाएगी। अब अलगई ब्लूम क्या होता है, अलगई ब्लूम का मतलब है रैपिड इंक्रीज इन द पॉपुलेशन ऑफ अलगई एक्वेटिक इकोसिस्टम में। जो अलगई होता है उसका अगर बहुत ज्यादा तरीके से पॉपुलेशन इंक्रीज हो जाए, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं अलगई ब्लूम। यूजुअली क्यों होता है, जो न्यूट्रिएंट रिच यहाँ पर एक्वेटिक इकोसिस्टम में वो अगर हो जाता है, मतलब न्यूट्रिएंट्स का बहुत ज्यादा उसमें इन्वॉल्वमेंट हो जाता है, तो फिर अलगई ब्लूम जो है वो हमें देखने को मिलता है। ज्योग्राफी के जो लेक्चर्स है उसमें कवर किया हुआ है। कॉजेस क्या है अलगई ब्लूम के, तो यहाँ पर सडन इंक्रीज होते हैं न्यूट्रिएंट्स के, टिपिकली जो अलगई की ग्रोथ के लिए चाहिए होता है। कहाँ से होते हैं, एग्रीकल्चर रन ऑफ से होता है, सीवेज रन ऑफ से होता है। बाकी एंथ्रोपोजेनिक कॉजेस जो है वो भी यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं, जिससे कि अलगई ब्लूम जो है वो यहाँ पर होता है। क्लियर है? तो अभी मुझे बताओ, कोई आपको डाउट है ये वाला आर्टिकल में? चलो यहाँ पर बात करते हैं हम, स्लाइड इन दी चाइनीज जीडीपी ग्रोथ। यहाँ पर क्या हुआ है, चाइना जो उसकी जीडीपी ग्रोथ में गिरावट देखने को मिली है, और इंडिया पर क्या उसके इंप्लीकेशन हो सकते हैं, इंडिया के लिए फायदेमंद है या दुखद घटना है, क्या यहाँ पर हो सकता है। तो सबसे पहले न्यूज में क्यों है, क्योंकि चाइना का थर्ड क्वार्टर जो है उसकी जीडीपी ग्रोथ रेट स्लो डाउन हमें देखने को मिल रही है टू 4.9। इंडस्ट्रियल आउटपुट जो है वो यहाँ पर एक्सपेक्टेशन से थोड़ा कम बढ़ा है, इंडस्ट्रियल आउटपुट। अभी यहाँ पर वरिंग क्यों है, क्योंकि देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो यहाँ पर हमें देखने को मिलती है, मेन रीजन जो ग्रोथ का यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन यहाँ पर नीचे आया है। अभी देखो कि आप, चाइना जो है, चाइना मेन सोर्स ऑफ इंपोर्टर है या एक्सपोर्टर है, तो वहां पर वो चाइना बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट करता है, इंपोर्ट जो है वो कंपेरेटिवली कम करता है। अगर हम देखेंगे, हम चाइना से इंपोर्ट ज्यादा करते हैं, एक्सपोर्ट ज्यादा करते हैं, हम चाइना से इंपोर्ट ज्यादा करते हैं, बहुत सारी चीजें, वेरियस चीजें इंपोर्ट करते हैं। तो यहाँ पर इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन मतलब क्या है, कि जो भी हम चीजें अगर चाइना एक्सपोर्ट ज्यादा कर रहा है तो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन उसका हाई रहना चाहिए, लेकिन इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जो है वो उसका हमें काफी लो देखने को मिला है, जिसकी वजह से यहाँ पर काफी वरिंग फैक्टर जो है वो हमें देखने को मिलता है। अभी यहाँ पर अगर हम बात करते हैं दो फैक्टर्स की, पहला फैक्टर है चाइना जो है, ये जब पेंडेमिक हुआ था, पेंडेमिक की वजह से कंट्रीज ने लॉकडाउन लगाया था। अब लॉकडाउन लगाने के बाद से जब जो कंट्री की जो इकोनॉमी है वो रिवाइव हो रही थी, चाइना उसमें से पहला था, जहां पर बाकी जो कंट्री है वो बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रही थी, लेकिन चाइनीज इकोनॉमी जो है वो अपने आप रिवाइव होना शुरू हो गई थी और प्री पेंडेमिक लेवल पर बहुत जल्दी आ गई थी एज कम्पेयर टू बाकी की जो इकोनॉमीज है। बाकी इकोनॉमीज इंक्लूडिंग इंडिया अभी भी स्ट्रगल कर रही है, लेकिन चाइनीज इकोनॉमी जो है फटक से वो रिवाइवल पर आ गई थी प्री पेंडेमिक लेवल पर। दूसरी चीज जो देखने को मिल रही है वो है मैसिव फ्यूल क्रंच, जो यहाँ पर कंट्री के ग्रोथ इंजन में यहाँ पर काफी ज्यादा क्रिम्पलिंग जो है वो कर रहा है। अभी देखो क्या हुआ था, बहुत सारी चीजें यहाँ पर देखने, एक तो कोल शॉर्टेज हो रहा है ना, कोल शॉर्टेज हमें देखने को मिल रहा है। दूसरा है जो पावर शॉर्टेज, उसके वजह से मेन जो है वो पावर शॉर्टेज, चाइना में भी पावर शॉर्टेज देखने को मिल रहा है। तीसरी चीज जो है वो है रियल एस्टेट का प्रॉब्लम हमें देखने को मिला था। तो इसके वजह से क्या हुआ, इसके वजह से जो इकोनॉमी है वो काफी ज्यादा हैम्पर हुई है चाइना की। अभी अगर हम बात करते हैं इंडिया पर उसके जो इम्पैक्ट है, तो देखिए यहाँ पर जो है चाइनीज इकोनॉमी, एक कंसर्न जो है वो तो हमें देखने को मिलती है ग्लोबल रिकवरी में। चाइना की इकोनॉमी अगर आगे जाएगी तो अपने आप जो ग्लोबल इकोनॉमी है वो भी आगे बढ़ेगी, क्योंकि सारी चीजें ग्लोबलाइजेशन में सारी चीजें जो है वो होती है इंटरकनेक्टेड। इंडिया जो है उस पर भी इसका इम्पैक्ट जो है वो देखने को मिल सकता है, क्योंकि अगर हम देखते हैं इंडिया का जो बायोलेटरल ट्रेड है चाइना के साथ, वो नियरली 50% ग्रो हुआ है 9 months ऑफ 2021। अगर हम इंडिया के कॉमर्स मिनिस्ट्री का डेटा देखते हैं तो चाइना जो है इंडिया का टॉप ट्रेडिंग पार्टनर रहा है अप्रैल से लेके जुलाई के पीरियड में,
है ना, बैन चाइना कर लो। इंडिया का जो इंपोर्ट है चाइना से वो रोज हुआ है $68.5 बिलियन फर्स्ट 9 मंथ में। और इससे इंडिया का जो ट्रेड डेफिसिट है चाइना के साथ, ट्रेड डेफिसिट मतलब क्या है, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट जो हम करते हैं, यहाँ पर इंडिया है, यहाँ पर चाइना है, जो हम यहाँ पर इंपोर्ट कर रहे हैं, जो हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। इंपोर्ट अगर 10 कर रहे हैं, 10 रुपए का कर रहे हैं, एक्सपोर्ट अगर 6 रुपए का कर रहे हैं, मतलब -4, ये हमारा क्या है, क्योंकि पैसा जा रहा है, 10 रुपए जो है वो जा रहे हैं और 6 रुपए जो है वो आ रहे हैं। इसका मतलब है -4 रुपीज जो है वो हमको बैलेंस देखने को मिल रहा है, तो ट्रेड डेफिसिट उसको हम बोलते हैं। अगर यही प्लस में रहता है कि भाई 10 रुपए का हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, 6 रुपए का हम इंपोर्ट कर रहे हैं, तो +4, इसको हम कहते हैं ट्रेड सरप्लस। तो यहाँ पर हमें ट्रेड डेफिसिट जो है वो देखने को मिल रहा है चाइना के साथ 46.55 बिलियन का फर्स्ट 9 मंथ में, है ना। और यहाँ पर अगर हम देखते हैं क्या क्या हम चाइना से इतना इंपोर्ट करते हैं, तो चाइना की अगर हम बात करते हैं, स्मार्टफोन, ऑटोमोबाइल कंपोनेंट्स ये हम इंपोर्ट करते हैं, टेलीकॉम इक्विपमेंट्स इंपोर्ट करते हैं, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स इंपोर्ट करते हैं, बाकी केमिकल जो है वो भी हम यहाँ पर इंपोर्ट करते हैं। तो ये सारी चीजें हैं जो यहाँ पर चाइना की जो इकोनॉमी है, अगर वो नीचे गिर रही है तो एक वरिसम यहाँ पर दिखाता है बाकी कंट्रीज जो है उनके लिए भी। खासकर अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो ऐसा नहीं कि चाइना की जीडीपी अगर नीचे गिर रही है तो इंडिया को बहुत ज्यादा फायदा कुछ हो रहा है। तो ये चीज जो है वो हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। तो अभी मुझे बताइए अगर आपको कोई डाउट है। अभी देखिए यहाँ पर एक जो अलियम नेगिनम ये हमें देखने को मिलता है। अभी ये जो चीज है, ये चीज के ऊपर अगर आप पीएचडी करोगे तो कोई मतलब नहीं बनेगा। सीधा सीधा आपको यूपीएससी में इस पर क्वेश्चन यही आ सकता है कि एलियन जो है ये रिसेंटली न्यूज में था, ये क्या है। तो अलग अलग आपको सिनारियो जो है, जैसे एसी का आया था, एसी ये क्या है ना, उसी तरीके से इस बार की यूपीएससी में उसी तरीके से यहाँ पर एलियम जो है वो क्या है, ऐसा क्वेश्चन आपको आ सकता है। तो ये क्या है, ओनियन स्पाइस है फ्रॉम उत्तराखंड हिमालय, ज्यादा। और अगर आपको यहाँ पर पूछा गया तो यहाँ पर जीन जो है उसमें स्टेपल फूड जो है जैसे कि ओनियन, गार्लिक, ये यहाँ पर इंक्लूडेड रहता है। और उसी के साथ साथ साइंटिफिक नेम अगर हम देखते हैं तो ये लेट कुलदीप सिंह नेगी यहाँ पर एक्सप्लोरर थे एलियम के। तो इस तरीके से हमें देखने को मिलता है, बाकी कुछ भी यहाँ पर पढ़ने की इसके बारे में जरूरत नहीं है, ठीक है। तो अभी इतना आप ध्यान में रखना। अभी हम न्यूज़पेपर पर जाते हैं, द हिंदू जो है उसमें, और देखते हैं कि वहां पर जो न्यूज है, कोई अगर हमारे लिए खास न्यूज है, कौन कौन सी न्यूज जो है वो आपने यहाँ पर अच्छे तरीके से देखनी चाहिए। तो यहाँ पर फ्रंट पेज अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर रिसेंट अटैक जो है जम्मू एंड कश्मीर में, टेरर आउटफिट्स यहाँ पर बता रहा है, ये बोला जा रहा है। अब देखिए कल भी हमने देखा था कि जम्मू एंड कश्मीर जो है वहां का इंटरनल सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव से जम्मू एंड कश्मीर काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो इंटरनल सिक्योरिटी जो हमारा यूपीएससी मेंस है उसमें इंटरनल सिक्योरिटी पूरा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, अगेन एमएम एकेडमी जो लेक्चर्स है उसमें से इंटरनल सिक्योरिटी में जो जम्मू एंड कश्मीर है वो वीडियो देख लेना है। भले ये रैंडम वीडियोस हो, भले ये पूरे इसमें ना हो सीक्वेंस में, लेकिन स्टिल ये जो होता है ये आपको बार बार जो चीजें आती है वो चीजें अगर आप बार बार पढ़ोगे तो अपने आप चीजें आपको पता रहेगी। अभी जम्मू एंड कश्मीर है, आपने वो वीडियो देख लिया, मैंने सारी चीज उसमें कवर की हुई है। टेरर मतलब जो इंटरनल सिक्योरिटी है, जो आउटर सिक्योरिटी है, एक्सटर्नल सिक्योरिटी है, उस पर्सपेक्टिव से जम्मू एंड कश्मीर का पूरा कवर किया हुआ है, तो वो एक बार देख लेना। दूसरी चीज है यहाँ पर एनआईए की, एनआईए अगेन यहाँ पर पॉलिटी जो है उसमें कवर किया हुआ है एनआईए के बारे में। तो वो वाला लेक्चर जो है वो आपको देख लेना एमएम एकेडमी का एनआईए का, ठीक है। ये एनआईए रिवीजन में मैं लूंगा, ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर का भी, एनआईए का भी। तो यहाँ पर दोनों ही चीजें काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है। और बाकी अगर आपको वैसे पढ़ना है तो एनआईए, जैसे मैंने आपको बोला, एनआईए यूपीएससी डालो, आपको जितनी चाहिए उतनी सारी लिंक्स जो है वो मिल जाएगी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के बारे में। फिर वहां पर कोई भी लिंक पर जाकर ये लोग बहुत पैसा खर्च करके ये सारी चीजें बनाते हैं, तो इसका उपयोग लेना ये हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, फंडामेंटल राइट है, ठीक है। तो यहाँ पर नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूट की गई नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एक्ट के तहत। मतलब क्या हो गई, ये स्टैट्यूटरी बॉडी, सेंट्रल एजेंसी इन्वेस्टिगेट करती है ऑफेंसेस जो यहाँ पर सोवरेनिटी, सिक्योरिटी, इंटीग्रिटी जो इंडिया की वो हैम्पर कर रहा है, हमारे जो स्टेट की सिक्योरिटी है वो हैम्पर करता है, फ्रेंड रिलेशन जो है फॉरेन स्टेट्स के साथ अगर वो हैम्पर कर रहा है, एटॉमिक न्यूक्लियर फैसिलिटीज उसके अगेंस्ट में, और स्मगलिंग अगर होती है हाई क्वालिटी काउंटरफिट इंडियन करेंसी की उसके लिए। अब देखिए क्या है कि बहुत सारे लोग यहाँ पर अगर पूछा जाए कि यहाँ पर क्या करते हैं तो ये उसमें से एक चीज बता देंगे कि सिक्योरिटी इंटीग्रिटी है, स्टेट की सिक्योरिटी है दूसरी चीज, और फिर फ्रेंड रिलेशन अगर है। ये तीन चीजें नहीं है, एक ही चीज है।
यहाँ पर तीन जो ये पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? दिल्ली में हमें देखने को मिलता है। बाकी ब्रांचेस है क्या? जी हाँ, ब्रांचेस है। आप कोई स्टेट से बिलोंग करते हो, वो स्टेट में कोई ब्रांच है क्या, वो देख लो, और अगर है तो आपको इंटरव्यू में पूछा जा सकता है। ऑब्जेक्टिव है बेसिकली टेरर जो इंडिया में, उसको कॉम्बैट करना। इसलिए यहाँ पर जो भी टेरर से रिलेटेड चीजें आएगी, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो है वहां पर आपको कहीं ना कहीं उस न्यूज आर्टिकल में देखने को मिलेगा। ठीक है, देन बाकी गोल यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि भाई इन डेप्थ प्रोफेशनल इन्वेस्टिगेशन जो है वो यहाँ पर होना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया जो है उसका अपहोल्ड करना चाहिए। तो ये सारी चीजें जो है वो हमको देखने को मिलती है। देन उसके बाद यहाँ पर अगर हम देखते हैं नेक्स्ट, यहाँ पर आता है डीवीएसी ने डिसप्रपोर्शनेट एसेट केस जो है यहाँ पर फाइल किया है। अब देखिए यहाँ पर डीवीएसी क्या है, ये भी यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो सीधा सीधा डाल दो डीवीएसी, यूपीएससी डीवीएसी अगर आपने डाल दिया तो यहाँ पर आ गया डायरेक्टर ऑफ विजिलेंस एंड एंटी करप्शन। सीधा वेबसाइट पे चले जाओ। वेबसाइट पे जाने से फायदा क्या होता है कि उनके एम, ऑब्जेक्टिव, उनका स्ट्रक्चर, सारी चीजें आप देख सकते हो। लेकिन एक ये भी है कि आपको ढूंढना क्या है वेबसाइट पे जाकर। सबसे पहले अबाउट अस सेक्शन में अगर हम जाते हैं तो यहाँ पर हिस्ट्री विस्ट्री पता चलती है। थोड़ा हिस्ट्री पे क्लिक कर लेना कि यहाँ पर जो है सीतारमन कमेटी, देखिए अब यह क्या है, संतानम कमेटी। संतानम कमेटी जो है इसके तहत यहाँ पर फॉर्मेशन हमें देखने को मिलता है स्पेसिफिकली तमिलनाडु के इसमें। ठीक है, और काय के लिए है? प्रिवेंशन ऑफ करप्शन के लिए। ठीक है, और ये सेंट्रल गवर्नमेंट जो इंडिपेंडेंट विजिलेंस कमीशन जो है 1964 में यहाँ पर इसका स्थापन हमें देखने को मिलता है, सिमिलर टू विजिलेंस कमीशन जो ऑलरेडी पॉलिटी केस में हमने कवर किया हुआ है। ठीक है, और उसी के साथ साथ यहाँ पर इसका ज्यूरिडिक्शन जो है वो देख सकते हो, मेन फंक्शन जो है वो यहाँ पर आप देख सकते हो। और इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं क्योंकि स्टेट स्पेसिफिक है ना, इसलिए इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन सिर्फ आपको पता रहना चाहिए कि करता क्या है। तो यहाँ पर इसके कुछ फंक्शन जो है वो देखने को मिलते हैं। देन उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन में जाओगे तो यहाँ पर सेटअप, चार्ट, रोल में जो है रोल काफी इंपॉर्टेंट रहता है। तो इनका रोल क्या है? वही है करप्शन जो है उसको रोकना, है ना। तो ये चीजें जो है थोड़ी इंपॉर्टेंट रहती है, जो आपको ढूंढनी पड़ती है, थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है। देन उसके बाद केरला, अगेन यहाँ पर रेगुलेट वाटर रिलीज। तो अगेन यहाँ पर उसी सिलसिले में बात हो रही है कि भाई पानी जो है बहुत ज्यादा हो रहा है। देन रीजनल न्यूज जो है, रीजनल न्यूज अगर आप देखोगे, रीजनल न्यूज हमारे यूपीएससी मेन एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट नहीं होता है, लेकिन अगर हम जीएस पेपर 4 देते हैं एथिक्स का, उसमें एथिक्स में कभी कभार कुछ चीजें ऐसी आती है कि जो इंपॉर्टेंट आपको क्वेश्चन जो है उसमें से आ जाते हैं। ठीक है, बाकी कुछ इतना कुछ खास रीजनल इसमें रहता नहीं है। देन स्टेट इसमें भी अगर आप देखोगे तो उसमें भी कुछ ऐसे खास चीजें हमें देखने को नहीं मिल रही है। देन उसके बाद जो एडिटोरियल पेजेस है, एडिटोरियल पेज तो खैर कुछ खास एडिटोरियल आज है नहीं। देन उसके बाद फार्मर प्रोटेस्ट जो है उसमें कोल ट्रेन यहाँ पर हिट हुई है, ऐसा यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अगेन कोल की प्रॉब्लम चल रही है ना, तो उसकी वजह से यहाँ पर हिट हो रही है। तो यहाँ पर एक एथिक्स का मुद्दा जो है वो निकल कर आ जाता है। देन उसके बाद यहाँ पर जो लोग है, लखीमपुर किलिंग्स है उसमें 4 लोगों को यहाँ पर अरेस्ट किया गया, वही कंटिन्यूस न्यूज चल रही है ना। तो यहाँ पर हर बार क्या हो रहा है, उसमें क्या चेंजेस हो रहे हैं, कौन से किसका नाम आ गया, किसका नहीं आया, वो सारी चीजें इंपॉर्टेंट नहीं होती है। देन यहाँ पर एक चीज जो इंपॉर्टेंट है वो है ट्रेड टॉक जो इंडिया और इजराइल के बीच में रिज्यूम हो रहे हैं। तो फटाक से इजराइल जो है उसका मैप देख लिया, इजराइल कहाँ कहाँ पर क्या क्या करता है वो देख लिया, कौन कौन सी कंट्री से बॉर्डर करता है वो देख लिया, जो अलग अलग वेरियस जो वाटर बॉडीज है उससे जो लिंक्ड है वो देख लिया। ये सारी चीजें जो है वो हमको देखने को मिलती है। ठीक है, देन उसके बाद यहाँ पर है गवर्नमेंट पैनल जो है आउटफ्लो ऑफ केरला डैम। अगेन यहाँ पर केरला के डैम के बारे में बात की जा रही है, केरला के पानी के बारे में बात की जा रही है। मेंस में क्वेश्चन आ सकते हैं कि भाई केरला में जो डैम्स है उसको प्रॉपर मेंटेनेंस क्यों नहीं हो रहा है, कि वहां पर ज्यादा फ्लडिंग जो है वो हमको देखने को मिलती है। ये सारी चीजें जो आपको एग्जाम में इसके बारे में आ सकती है। देन उसके बाद यहाँ पर जम्मू एंड कश्मीर, अगेन जम्मू एंड कश्मीर किलिंग एंड फिर उसके बाद यहाँ पर बाकी जो चीजें हैं वो यहाँ पर इम्पोर्टेंट नहीं। ये एक चीज जो इम्पोर्टेंट है, जुडिशरी शुड नॉट एक्ट एज अ सुपर लेजिस्लेचर। जुडिशरी जो है उसने यहाँ पर सुपर लेजिस्लेचर की तरह एक्ट नहीं करना चाहिए, ये चीज हमको पता ही है। जुडिशियल एक्टिविज्म बोलिए, जुडिशियल ओवररीच बोलिए, जुडिशियल रिस्ट्रेंट बोलिए, सारी चीजें इसके पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो पॉलिटी में अगर हम देखते हैं तो जुडिशियल रिव्यू आपको पढ़ना है, जुडिशियल एक्टिविज्म, जुडिशियल रिस्ट्रेंट, है ना, ये सारी चीजें। एंड क्यों यहाँ पर जुडिशरी अगर कोई एक्ट बना रही है या फिर एक्ट ला रही है या एक्ट इंप्लीमेंट कर रही है, या फिर जो लेजिस्लेचर का काम है यहाँ पर लाना उसको अगर जुडिशरी रोक रही है तो उसके पीछे क्या वहां पर मंशा हो सकती है। दूसरा, हमारे यहाँ पर सेपरेशन ऑफ पावर है, स्टिल हमारे यहाँ पर सेपरेशन ऑफ फंक्शंस देखने को मिलता है कि भाई एक दूसरे के इसमें वो इंक्रोच करते ही है। तो ये क्या मैटर है, तो ये सारी चीजें यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाती है। देन उसके बाद
बाकी यहाँ पर भी कुछ खास जो है वो निकलता नहीं है। देन उसके बाद अगर हम देखते हैं तो फॉरेन के इसमें भी यहाँ पर बांग्लादेश जो है वो यहाँ पर मैप बेस्ड इम्पोर्ट हो जाता है। चाइना ने यहाँ पर डिनाई किया, जो हमने कल पढ़ा था, ठीक है। चाइना ने यहाँ पर डिनाई कर दिया कि हमने कोई हाइपरसोनिक मिसाइल जो है वहां पर देखी है। ये सारी चीजें हमें देखने को मिलती है। देन उसके बाद बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा यही नहीं, कोविड का, इंडस्ट्री का, यही सारी चीजें जो है वो निकल कर आती है। एक जो यहाँ पर इम्पोर्टेंट है वो है एनसीएलटी के बारे में, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। तो अगेन वही नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, एनसीएलटी, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल यहाँ पर आ जाता है। और यहाँ पर अगर यूपीएससी पर्सपेक्टिव से देखना है तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि नेशनल कंपनी लॉ एपिलेट ट्रिब्यूनल। तो सारी चीजें यहाँ पर आ जाएगी। लॉ एपिलेट ट्रिब्यूनल क्या है, किस तरीके से काम करता है, क्या होता है ना। देन उसके बाद यहाँ पर हाई फ्यूल प्राइसेस देखने को मिल रहे हैं। और बाकी स्पोर्ट्स न्यूज है। स्पोर्ट्स न्यूज अगर आप देखोगे तो आपको जो लगता है वो आप पढ़ो, मजा है तो पढ़ो, नहीं तो फालतू में स्पोर्ट्स न्यूज में ज्यादा वक्त जाया करके मतलब नहीं। कुछ इंपॉर्टेंट बॉडीज होती है, वो आईसीसी बोलो, बीसीसीआई बोलो, यही कुछ चीजें जो इम्पोर्टेंट है। बाकी फिर बहुत जो इम्पोर्टेंट ओलंपिक वाले जो न्यूज रहती है वो यहाँ पर पढ़ने में मतलब है। बाकी कोई भी ऐसे ये आईपीएल किसने जीता, किसने कितने रन बनाए, किसने हाईएस्ट सेंचुरी थी, किसके पास पर्पल कैप थी, किसके पास ऑरेंज कैप थी, ये सारी चीजें जो है एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट नहीं होती है, ठीक है। तो यहाँ पर न्यूज़पेपर जो है वो हमारा खत्म होता है और आपके लिए जो होमवर्क है वो भी आपको मिल चुका है, क्या क्या करना है। तो अभी मुझे बताइए अगर आपके पास कोई डाउट है तो।